हम लोग आज 11th का जो हमारा फर्स्ट इनऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास जो हम लोग बताए थे कि इनऑर्गेनिक में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें तुम अगर इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में जाओ तो 11th वाले चैप्टर्स को तुम अगर रिलेट करते हो तो 11th में तुम्हारे पास जो चैप्टर्स है, तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट है, तुम्हारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट्स तुमको पढ़ने हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें ये 11th वाले पोर्शन में तुम्हारे पास एक ये पी ब्लॉक में तुम्हारे पास 13th एंड 14th ग्रुप केवल पढ़ना है, ठीक है, 14th ग्रुप। इसके अलावा तुम्हारे पास इसमें एक अलग से चैप्टर तुम्हारे पास तुमको पढ़ना है, वो है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये 11th के सिलेबस को तुम अगर ऑब्जर्व करो तो 11th में तुमको इतना चैप्टर तुम्हारे पास है। तो एक थोड़ा आइडिया दे दें, हम लोग इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जबकि यही बात तुम 12th में करोगे, 12th में जब जाओगे तो 12th में तुम्हारे पास 4 चैप्टर यहाँ भी है, मेटलर्जी। दूसरा चैप्टर तुम्हारे पास यहाँ पे फिर से पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट का यहाँ 13 और 14 है, यहाँ 15 से लेके 18th ग्रुप तक है। इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और लास्ट में एक चैप्टर हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ये तुम्हारा ओवरऑल तुम अगर अपने सिलेबस को समझो इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक के इतने चैप्टर्स तुम्हारे पास हैं जिन चैप्टर्स को तुमको पढ़ना है। अब तुम ओवरऑल देखो, तुम्हारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ज्यादातर ये ब्लॉक्स है ना, और इन ब्लॉक्स के एलिमेंट को स्टडी करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन ब्लॉक्स के बारे में जानना, इन ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को जानना, इन ब्लॉक्स में कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको जानना। और ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इनके बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इन ब्लॉक्स को, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, या पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, या डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, ये तभी पढ़ पाएंगे जब हमको इनके ब्लॉक्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में हमको डिटेल आइडिया होगा, उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। मतलब इन सारे का डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारा किसके साथ है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ है, पीरियोडिक टेबल से। मतलब हमको इनऑर्गेनिक का शुरुआत करने के लिए हमको ये 2 चैप्टर, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का हम लोग सीखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला जो पार्ट हो गया वो, और दूसरा पीरियोडिक टेबल का जानना हमारे लिए जरूरी है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर इस पे सही से कमांड हमारे पास है तो हम सारे ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को आसानी से कन्वीनियंटली पढ़ सकते हैं। बात सबको समझ में आ रहा है? तो इसी बात पे हम लोग शुरू करते हुए हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल से शुरू करेंगे, और इन्हीं में सारे ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और इन ब्लॉक्स के एलिमेंट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इनके स्टडी में अगर हम जाएं तो इन ब्लॉक्स को पढ़ने के लिए जब हम बात करेंगे तो उसी के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल है क्या, इसके बारे में हम शुरू कर रहे हैं। सबको बात समझ में आ रहा है? तो आज का क्लास जो हमारा होगा ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का होगा। पीरियोडिक टेबल से को हम लोग पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जो आज के डेट में थोड़ा सा एक ब्रीफिंग कर दे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें जो आज के डेट में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, हम लोग जो पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, सामने देखते हैं, ये सारे पीरियोडिक चीज, और ये जो हम अभी दे रहे हैं, ये जो अभी बताएंगे 2 पार्ट में, हम उस चीज को पहले डिस्कस कर दे। तो आज के डेट में जो हम अभी जो बता रहे थे थोड़ा पहले वो क्लियर करें। आज के डेट में जो हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, देखते हैं, वो पीरियोडिक टेबल बेसिकली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, या उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
जो पीरियोडिक टेबल आज के जो हम लोग यूज करते हैं, तुमको जो मिला भी होगा बड़ा वाला पीरियोडिक टेबल, उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। सबको मिला होगा पीरियोडिक टेबल, है ना? जिनको नहीं मिला होगा वो ऑफिस से जाके ले सकते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, अब बात यहीं से शुरू हुई कि हमको पढ़ना है आज के डेट में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? आखिर इस टेबल को अरेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कैसे इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और अरेंज करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए और कैसे होते हुए हम लोग यहां तक पहुंचे, एक इसका ओवरव्यू हमारे लिए जरूरी है। तब हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आएंगे और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस कहां होगा? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। सबको बात समझ में आ रहा है? हम लोग जो पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज करते हैं, हमारे पास मेरा मकसद केवल और केवल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ही है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा बात? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको जानने के लिए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को जानने के लिए हम ये जाने कि ये एलिमेंट्स, आखिर इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की क्यों आवश्यकता पड़ी और इनको अरेंज करने में क्या एफर्ट्स लगा। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पहले एक ओवरव्यू ले रहे हैं, जो थोड़ा मोड़ा तुम लोग ऑलरेडी 9th-10th में भी पढ़े हो, उसी का एक ओवरव्यू है। जब एनसीईआरटी खोलोगे तो शुरुआती दौर में वहां पे भी तुमको थोड़ा सा मिलेगा। तो अभी जो हम बता रहे हैं कहां तक? टिल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं, और ये सारे कंटेंट जो है इसको लिखने का नहीं है। समझ में आ रहा है? ये पीडीएफ फॉर्मेट्स में ही क्लास खत्म होने के बाद ऐप के ऊपर डाल दिया जाएगा, वहां से नोट डाउन करोगे। समझ में आ रहा है बात? क्लास खत्म होगा, ये बेसिक्स बातें हैं जो ऑलरेडी 9th-10th में पढ़े हुए हैं। समझ में आ रहा है बात? तो वो एज इट इज पीडीएफ फॉर्मेट्स में ऐप के ऊपर पुट कर दिया जाएगा, वहां से इसको नोट डाउन करना है। और क्लास में बढ़ना कहां से है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से जब हम लोग पढ़ेंगे वहां से आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर हो रहा है बात? चलो, तो शुरुआत पीरियोडिक टेबल का क्यों पढ़ा, थोड़ा सा हम लोग इसका आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात हमारे पास है कि जो आपने बोला कि क्या नीड पड़ा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। तो इसमें सबसे पहली बात है कि इसका शुरुआत हुआ, अगर तुम ओवरऑल गौर करो तो 18, ये अगर तुम देखो तो 1800 के आसपास से हमारा शुरुआत होता है। इस समय लगभग 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई थी। टिल 1800 31 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। जबकि जब बात करोगे 1865 में, तो यहां पे उस समय तक 63 एलिमेंट की डिस्कवरी थी। क्लियर है? सबको बात समझ में आ रहा है? 1800 ईस्वी तक 31 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, और 1865 तक 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। क्लियर है? तो और आज के डेट में जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुका है। पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो देखोगे उसमें 118 एलिमेंट्स है। एनसीईआरटी में देखोगे वहां पे अभी भी लिखा हुआ है 114, तो तुम दिमाग में रखोगे कि 100, ये एनसीईआरटी लिखता है। ठीक है, एनसीईआरटी 114 लिखता है, लेकिन 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जा चुका है। सबको बात समझ में आ रहा है? 3 बात समझ में आ गया? 1800 तक 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, 1865 तक 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, और 118 एलिमेंट की डिस्कवरी जो थी वो अभी तक हो चुकी है। समझ में आ रहा है? अब यहां सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर यह था कि इन एलिमेंट्स, हर एलिमेंट का अपना स्पेशल प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हर एलिमेंट का होगा। ये एलिमेंट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, हर कंपाउंड का अपना अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगा। तो हर एक एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली पढ़ना ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू था। मतलब जब तक हमारे पास एक पैटर्न नहीं होगा, तब तक इन 118 एलिमेंट्स को और उनसे बने हुए 30 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड को स्टडी करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। समझ में आ रही बात? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो इस चीज को कैसे किया जाए,
कैसे शुरुआत किया जाए, इसकी बात हमारे सामने आती है। समझ में आ रही बात? जैसे ही 31 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, तो एक दो एलिमेंट तो नहीं, 30 एलिमेंट की डिस्कवरी 1800 के आसपास ही हो चुका है। तो सबसे पहला चीज था इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो। समझ में आ रहा है सबको? तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट उस समय लाया गया, और ये कॉन्सेप्ट था सिंबल्स का। किसका? सिंबल्स का। तो शुरुआती दौर में जो फिलोसफर 1800 ईस्वी के आसपास जितने भी फिलोसफर्स थे या अल्केमिस्ट, उस समय जो केमिस्ट्री में जो काम करते थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केमिस्ट बोलते थे। तो अल्केमिस्ट या फिलोसफर्स जो थे, उस समय जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, उन एलिमेंट्स के लिए सिंबल देना शुरू किए। समझ में आ रही बात? शुरुआत यहीं से हुआ। 30 एलिमेंट डिस्कवर्ड था, तो पहले तो उसको पहचानने का तरीका होना चाहिए। थोड़े दिखाएंगे कि ये सोना है, देखो, उसका एक सिंबल होना चाहिए कि आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सके। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने का शुरुआत हुआ, और ये शुरुआत हुआ उस समय गोल्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। समझ में आ रहा बात? ये एक इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं कि आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो हमारे सामने इतना कन्वेनियंट पीरियोडिक टेबल है, उसके पीछे कितने एफर्ट्स होंगे, कितने साइंटिस्ट का उसका एफर्ट है, वो समझने की आवश्यकता है। तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, ये इस तरह से यहां तक अभी तक हम पहुंचे हैं अपने केमिस्ट्री में। तो शुरुआती दौर, जैसे कॉपर को क्या रिप्रेजेंटेशन, ऐसे आयरन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये दिया गया, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं था। समझ में आ रहा बात? लॉजिक्स नहीं थे, तो इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ एलिमेंट्स थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कुछ सिंबल्स देना शुरू किया गया। समझ में आ रहा बात? देन आफ्टर, इसके बाद शुरुआत हुआ किनसे? डाल्टन से, जॉन डाल्टन। 1808 में डाल्टन ने इन एलिमेंट्स के लिए सर्किल के फॉर्मेट्स में, अभी ना देखो वहां क्या है, ये अलग अलग सिंबल्स थे। ये शुरुआत क्या किए, ये एक सर्किल से सिंबल देना शुरू किए। समझ आ रहा है? एक सर्किल दे दिया, और सर्किल में ही अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किए। ये सर्किल विथ 1 डॉट हाइड्रोजन, ये सर्किल पूरा डार्क कर दिए कलर्ड, तो वो गया कार्बन। ऑक्सीजन, ये इसमें लाइट येलो का कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग सिंबल्स का ये शुरुआत की है। बट these both things, this symbol and this symbol has no practical significance। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है यार। हम याद करने जा रहे हैं, तो किसी चीज को आसानी से समझने जा रहे हैं, तो उल्टा एगो अलग से थोपा रहा है उसके ऊपर क्या, एगो सिंबल। उसके लिए अब अलग से हम सिंबल याद रखें, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं था। तो इस चीज में सबसे पहला स्टेप, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, और वो स्टेप लिया गया किसके द्वारा? बर्जिलियस के द्वारा। किसके? बर्जिलियस चचा है, ठीक है, ठीक है। ये बर्जिलियस के द्वारा इसका शुरुआत हुआ। ठीक है, बर्जिलियस ने हमारा समीर मैच हो रहा है ना रे, क्या वो पीछे बैठ के देगा, तो सर टाइप, सर बुढ़ा जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेंगे, लेढ़ा कहीं का देखेगा, नया टावर धरने लगता है। देखना बढ़िया है, सारा इसका ही सनकेगा नहीं, सनकने का नहीं, है ना। चलो देखो, तो सबको बात समझ में आ रहा है। नया कॉन्सेप्ट आया बर्जिलियस, हमने थोड़ा रिप्रेजेंटेशन इसको बना दिए, तो बनवा दिए कि थोड़ा तुम लोग के दिमाग में चीज आए कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, बर्जिलियस ने किया क्या वो समझो। तो बर्जिलियस ने जो एलिमेंट्स थे, उनके नाम से ही, नाम के फर्स्ट और सेकंड लेटर को, ये पहला शुरुआत था बर्जिलियस के द्वारा। बर्जिलियस ने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके फर्स्ट और सेकंड लेटर को ही उसका सिंबल माना जाएगा। बात सबको समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के लिए क्या सिंबल लिया गया, और आज के डेट में अब यही चलता है। समझ में आ रहा है बात? देन आफ्टर, जैसे ऑक्सीजन के लिए वो, जैसे कार्बन के लिए सी ले चुके हैं, तो फिर कैल्शियम के लिए सी नहीं ले सकते, तो इसके लिए बोला कि ये फर्स्ट 2 लेटर, फर्स्ट लेटर यूज हो गया,
अब फर्स्ट लेटर यूज होने के बाद अब दूसरे में भी वही लेटर आ रहा है, तो उसको आसानी से समझने के लिए किया क्या गया, तो इन्होंने कहा फर्स्ट टू लेटर को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम के लिए Ca, इन्होंने एक चीज कहा कि जो हम लिखेंगे तो पहला लेटर के बाद जो सेकेंड लेटर होगा वो छोटा होगा, फर्स्ट कैपिटल होगा और छोटा क्या होगा, स्मॉल होगा। कभी भी Ca नहीं लिखेंगे। यहाँ क्लोरीन को Cl, C कैपिटल C स्मॉल l, इस कैपिटल C कैपिटल L नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान चला गया, सब लोग समझ गया कि 30 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, उनको कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से लिखना है, यहां तक की बात हो गई। ये तो समझ में आ रहा है। अब साइंटिस्ट के दिमाग में आना शुरू हुआ कि 30 एलिमेंट्स हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, इनको अरेंज कैसे किया जाए। और अरेंज करने का व्यवस्था अब शुरू हुआ, जो मतलब एक उसके पहले एक चीज और समझ लो, ये जो बोला हमने कि एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है था, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जहां नाम मैच कर रहा था, दो लेटर के बावजूद भी कंफ्यूजन हो रहा था, तो उस केस में उनके लैटिन या ग्रीक वर्ड को, जो लैटिन नेम या ग्रीक नेम था उस एलिमेंट का, उसके नाम के फर्स्ट और सेकेंड लेटर को यूज किया गया। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अगर बात करोगे सोडियम को, तो सोडियम की बात करो तो इंग्लिश नेम है सोडियम, तो लिखना चाहिए एसओ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एसओ जब कंपाउंड लिखने जाएंगे तो सल्फर ऑक्साइड बना देगा तब, नहीं तो इस केस में क्या किया गया, उसके ग्रीक नेम से चला गया। तो इसका सोडियम का ग्रीक नेम नाइट्रियम होता है। क्या होता है? और नाइट्रियम से Na को निकाला गया। बात सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो यूज किया गया वो नाइट्रियम, तो ये Na वर्ड से तुम्हारे पास इसका सिंबल आया। समझ में आ रहा है सबको? जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम को पीओ लिखेगा तो पोलोनियम भी आएगा, पोलोनियम को पीओ से डिनोट करते हैं। तो पीओ नहीं लिख के इसके लिए क्या यूज किया गया, कैलियम, ये इसका ग्रीक नेम है। समझ में आ रहा है? तो वहां से इस कारण से पोटेशियम से के यूज किया गया। सो दीज आर द सिंबल्स। सबको बात समझ में आ रहा है? जनरली इंग्लिश नेम के फर्स्ट और सेकंड लेटर को सिंबल के रूप में यूज किया गया। कुछ जगह जहां कंफ्यूजन हो रहा था, उस केसेस में उन एलिमेंट के लैटिन या ग्रीक नेम के फर्स्ट और सेकंड लेटर को यूज करके उसका नाम यूज किया गया। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ जगह और कंफ्यूजन हो रहा था, तो फर्स्ट लेटर और उस बचे हुए लेटर्स में से कोई एक लेटर को वहां से निकाल के और उसको, जैसे अर्जेंटियम याद आएगा तो सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटियम, ठीक है? तो अर्जेंटियम में ए और जी को यूज किया गया। बात समझ में आ रहा है? गोल्ड को ऑरियम बोलते हैं, तो ऑरियम ये इसका क्या है, लैटिन वर्ड है, तो लैटिन नेम से एयू इसका बाहर निकल के आया। बात समझ में आ रहा है? यहां जाएगा तो क्या, लेड को बोलते हैं प्लम्बम। क्या होता है? तो प्लम्बम में से इसमें हो गया पी और बी को यूज किया गया। समझ में आ रहा है बात? सबको क्लियर है? तो हमारा जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का वो क्या है, तो हम बोलेंगे इंग्लिश नेम का फर्स्ट और सेकंड लेटर, और जहां कंफ्यूजन हुआ उस केस में ग्रीक या लैटिन वर्ड का फर्स्ट और सेकेंड लेटर। जनरली कहीं कहीं बीच का जो प्रोनाउंसिएशन में जो यूज होता आया, जो ज्यादा इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन में आसान होने वाला था, उस कारण उस केस में कुछ उनको यूज किया गया। सबको बात समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर हो गया? तो सिंबल की बातें हम आशा करते हैं क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है सबको? अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये आना शुरू हुआ कि इन एलिमेंट्स को हम अरेंज करें कैसे। ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, रहेगा। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब अब ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब इन 30 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें, अब अगला काम उधर शुरू हुआ। समझ में आ रही बात? 30 एलिमेंट्स का हमारे पास क्या आ गया था, सिंबल आ चुका है। अब उनको अरेंज करने का व्यवस्था शुरू हुआ, और इसमें शुरुआत करने का पहला क्रेडिट जो है वो जाता है प्राउस्ट को। किसको? ये सब नाम तुम ऑलरेडी सुना है, प्राउस्ट का ही सुना है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े हैं, है ना? तो वही लोग साइंटिस्ट लोग हैं जो इस पे ज्यादातर काम किए हुए हैं। ठीक है, देखो
यहां पे जब तुम गौर करोगे तो इसमें प्राउस्ट ने क्या किया, शुरुआत इन्होंने किया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब हाइड्रोजन के बने हुए हैं। सिंपल इन्होंने बोला, शुरुआत था यहीं से हुआ। इन्होंने कहा कि सिंपली इन्होंने एज्यूम किया कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट यू कैन से दैट कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने ऐसा कहा कि इनके इससे, और n क्या है, 1 2 3 4 जो होगा वो एक इंटीजर था, और ऐसे बढ़ाते जाएंगे और उसको अरेंज करेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। ऐसे तुम, कोई जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट हाइड्रोजन रखे ही। अरे कोई एलिमेंट हाइड्रोजन रखेगा नहीं, हाइड्रोजन रखना, हाइड्रोजन अपने आप में एक एलिमेंट है, तो दूसरे एलिमेंट का भी हाइड्रोजन को रखेंगे, नहीं रख सकते। इस कारण से इसका कोई खास मतलब नहीं बना और इस थ्योरी को कट कर दिया गया। इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। सबको बात समझ में आ रहा, ये बात सबको क्लियर हो गया। तो अगली बात, क्योंकि और उसके अलावा भी अगर चलो हाइड्रोजन के मल्टीपल में भी होगा तो उसको होना चाहिए था 1 2 3 4। अब बहुत सारा एलिमेंट, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, तो फ्रैक्शन में, तो हाइड्रोजन के मल्टीपल में होगा तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये इसका कोई मतलब नहीं था इस क्लासिफिकेशन का, इस कारण से इसको वहीं पे ड्रॉप किया गया। इसका कोई खास मतलब नहीं रहा, बट शुरुआत इनसे हुआ। इन्होंने उस तरफ साइंटिस्ट का दिमाग ले जाना शुरू किया कि भैया अब इस एलिमेंट्स को अरेंज करने की आवश्यकता है, एक पर्टिकुलर वे में इनको सजाने की आवश्यकता है। समझ में आ रही बात। और इसमें अगला शुरुआत, इसमें अगला पार्ट आया, वो था लेवाइजर का। लेवाइजर का भी नाम सुने हुए हो तो, ये भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ही तुम्हारे पास आया है। लेवाइजर ने पूरे एलिमेंट्स को, जो उस समय डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उनमें उन एलिमेंट्स को उन्होंने दो भाग में डिवाइड किया, मेटल और नॉन मेटल। समझ में आ रही बात। लेवाइजर ने जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको दो भाग में डिवाइड कर दिया, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन इनका भी बात आगे जस्ट इंस्टेंट कटा, जब क्या कहें, मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हो गई तो मेटलॉइड्स आ गए, और केवल मेटल नॉन मेटल का देने से ही प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हो रही है। बहुत सारे मेटल्स आज के डेट में, हर मेटल का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है, बहुत सारे नॉन मेटल्स है, हर नॉन मेटल का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो वो कहना यहाँ पे, ये भी जो बातें हुई इनकी, ये भी कहीं ना कहीं गलत हो गई। इस बात समझ में, गलत क्या मतलब, इनसफिशिएंट डाटा था, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं था हमको। क्लियर है। मतलब शुरुआती दौर का बात, ये जस्ट बेसिक टर्म्स में बताना शुरू किया इन्होंने, दोनों ने। किसने? प्राउस्ट ने और लेवाइजर ने। कुछ हद तक टेक्निक्स का यूज करना शुरू तब हुआ, अब टेक्निकल, अभी तक ऐसे सोच के बोल दे रहे हैं। टेक्निकल थिंकिंग की शुरुआत जो है वो शुरुआत हुई किससे? डोबर्नियर से। पढ़ा होगा सब 9th 10th में, डोबर्नियर ट्रायड जिसको बोलते हैं। तो अगला शुरुआत जो हुआ वो डोबर्नियर से शुरू हुआ, और डोबर्नियर ने क्या बताया सो देखो। डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड बोलते हैं इसको। डोबर्नियर पहला साइंटिस्ट था जो एलिमेंट को सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ अरेंज करना शुरू किया। समझ में आ रहा बात? क्या किया? सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ अरेंज करना शुरू किया, और इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी के अनुसार से 3 एलिमेंट को एक साथ डाला। इसी कारण इसको बोलते हैं ट्रायड। समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल बात समझना। क्या समझोगे? डोबर्नियर ने सिमिलर प्रॉपर्टी के अनुसार से जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको 3 के सेट में डाल दिया। 3 का ट्रायड का मतलब 3 एलिमेंट का। अब इस सेट में उन्होंने कहा कि जो पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट होगा, इन दोनों के एटॉमिक मास का जो हम मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर या लगभग बराबर होगा। समझ में आया बात? सबको क्लियर है? डोबर्नियर ने बोला कि इन्होंने कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टी के अनुसार से इन्होंने एलिमेंट को ट्रायड में अरेंज किया। ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ रखा। इस अरेंजमेंट में इन्होंने कहा कि जब ये अरेंज कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि जब 2 एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास 7, और इधर अगर जाएगा तो इधर
ये अगर तुम देखेगा पोटेशियम का 39, 7 + 39/2 कितना होगा 23। ये x जो है यहाँ पे x जो हम लिख रहे हैं ये एक्चुअल में x हमारा क्या है, x हमारा एवरेज एटॉमिक वेट है, जो कि इन दोनों का एवरेज बीच वाला होगा। देखो 23 है तो एग्जैक्ट बराबर होगा या लगभग बराबर होगा। जैसे देखो 40 137 बीच में आया 88.5, समझ में आ रही बात। उसी तरह से यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को डाला इन्होंने, तो इनका एवरेज लगभग बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर है। समझ में आ रहा है बात को। लेकिन ये लिमिटेड कॉन्सेप्ट था, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स के सीरीज थे जिसमें ये एप्लीकेबल हो पा रहा था, लेकिन हर जगह इसका एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा था। बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अगला अरेंजमेंट जो आया बात इन एलिमेंट्स के अरेंज करने का, वो बात हमारा शुरुआत हुआ। अगला वो था हमारा कौन, तो वो न्यूलैंड थ्योरी ऑफ ऑक्टाव। ये सारी बातें 9th 10th में तुम पढ़े हुए, तो एक आइडिया बस हम ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि अपने एनसीईआरटी को खोलोगे वहां भी मिलेगा। तो सारी बातों को एक आइडिया हम दे रहे हैं, क्योंकि मेन हमको पढ़ना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और वहीं से हम शुरू होंगे। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे इसको इसी का नाम ने स्लाइड्स में दे दिया है ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट्स में, कि ये तुमको लिखने की आवश्यकता ना पड़े, वहां जाके आराम से लिख सको, ये कवर्ड हो जाए। ठीक है, चलो न्यूलैंड, इसका ये मतलब नहीं कि गायब नहीं कर देना इसको घर पे जाकर लिख लेना है। जैसे ही लिखता है, अच्छा ठीक है आपको आप पता ही है, लिख छाप लेंगे, क्या दिक्कत है, ना वो छपाई या ना वो मतलब है, लिख लोगे कॉपी में। ये मेंशन होना चाहिए, कुछ चीजें कॉपी को सजाने में अच्छी लगती है नहीं? अरे है ना। देखिएगा बहुत सारे चीज का जरूरत होता है, नहीं होता है ना, लेकिन करते हो ना, तो वही चीज है। और क्या, देखो न्यूलैंड थ्योरी ऑफ ऑक्टाव जो था ये 1864 में आया। सुनना गौर से। इस समय इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया। देखो ये लोग कितने इनोवेटिव थे। मतलब बैठे भी हुए हैं तो गानों सुन रहे हैं, तो भी केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, वो तू लोग है मतलब गोड़वा पढ़े बैठल भी रहेगा तो मन में एने लड्डू फूटेगा, कभी मन में पिज्जा आएगा, कभी मन में बर्गर आएगा, कभी मन में पार्क आएगा। यही सब मन में लड्डू फुटाते रहता है। बनो, सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग है, चलेगा। इन्होंने क्या बोला समझो। इन्होंने जो हमारे लाइटर एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज करना शुरू किया। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जिस तरह से हमारे जो यूनिवर्सल म्यूजिकल टोन्स हैं, 7 टोन्स हैं, जो सारे गामा पा धा नी समथिंग जो होता है ना, तो ये जो हमारे फिर वहीं पहुंच जाएगा ना, वहां पे 7 मतलब जो ओवरऑल तुम अगर लेके चलेगा तो 1 3 3 6, ठीक है, फिर वही 8 पे, हाँ 8 पे पहुंच गए। तो ये 8 म्यूजिकल ट्यून्स जो यूनिवर्सल ट्यून्स है, इन्होंने इसी पे एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से ये ट्यून्स 8 पे खत्म होता है, फिर अगला ट्यून फिर शुरू होता है, वैसे ही एलिमेंट का जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो एलिमेंट का अरेंजमेंट जस्ट उसी तरह से किया जाएगा, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, और फिर अगला जो है उसके नीचे अरेंज शुरू होगा। और इन्होंने ये जो अरेंजमेंट दिया, इसमें जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखो उस समय हीलियम की डिस्कवरी नहीं थी, सुनना, हीलियम की डिस्कवरी नहीं थी, हाइड्रोजन मेटल नहीं था, वरना मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी तो बाद में उसका कंफ्यूजन रहा, तो उसको अलग से ऐड किया गया, वो हम लोग मॉडर्न फॉर्म में देखेंगे। तो इन्होंने मेटल्स को अरेंज किया, और मेटल में शुरुआत लिथियम से हुआ। समझ आ रहा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। सोडियम के बाद फिर इधर उधर गया सोडियम, और सोडियम के बाद फिर यहाँ से फिर उनका अरेंजमेंट जो आया, यहाँ से इंड किए, फिर यहाँ पोटेशियम, फिर पोटेशियम से यहाँ से शुरू किया और इसको अरेंज किए। मतलब अल्टीमेटली 7 1 2 3 4 5 6 7 जो ट्यून्स होते हैं, जो फर्दर वही पहुंचे, तो यहाँ से जहां यहाँ पहुंचे वहीं से फिर शुरू हुए हैं। समझ रहे हो?
तो ये जो अरेंजमेंट था, लेकिन इस अरेंजमेंट की बात करोगे तो ये अरेंजमेंट जो था, ये अरेंजमेंट केवल और केवल 20 एलिमेंट तक ही वैलिड था। समझ में आ रहा है? कहां तक? 20 एलिमेंट तक ही। इसके ऊपर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, इसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं था, इसका कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं था। ये जस्ट अरेंजमेंट थे जो कॉन्सेप्ट सोच के बताया गया था। ये सब हाइपोथेटिकल बातें थी। अभी तक कोई ऐसा टेक्निक्स यूज नहीं किया गया जिसके थ्रू अरेंजमेंट को एक्सप्लेन किया जा सके। समझ में आ रही बात? आइदर वो प्राउस्ट हो, चाहे वो लेवाइजर हो, चाहे वो डोवर्नियर हो, चाहे वो हमारे न्यूलैंड हो, इन्होंने सारे के सारे जो थे ये बस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होके कॉन्सेप्चुअल बातें बता के अरेंज करने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहला रिवॉल्यूशन आया, फर्स्ट रिवॉल्यूशन अरेंजमेंट में, वो आया लोथर मेयर का। किसका? लोथर मेयर। लोथर मेयर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो मतलब मैथमेटिकल अप्रोच और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को यूज करके एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किए। समझ में आ रही बात? तो मेन जो शुरुआत होता है हमारे अरेंजमेंट का एक्चुअल, वो शुरू होता है कहां से? लोथर मेयर से। सबको बात समझ में आ रहा है? तो अगला बात हमारे पास आया लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ठीक है, क्या है? थोड़ा सा अब यहां से समझोगे और सुनने का प्रयास करोगे गौर से। जब लोथर मेयर किया क्या, तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में? एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में और एटॉमिक वॉल्यूम के बढ़ते क्रम में इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। समझ में आ रहा है? क्या किया लोथर मेयर? इन्होंने मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। समझ में आ रहा है? ये जो ग्राफ तुमको दिख रहा है, इस ग्राफ का कुछ सिग्निफिकेंस रहा। इस ग्राफ को जब ये प्लॉट किए तो यहां से क्या कंक्लूड किए, ये समझो। इन्होंने कहा जब ये ग्राफ प्लॉट किए तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखे। इन्होंने देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स, और से सुनना, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स ग्राफ पे सेम पोजीशन एक्वायर कर रहे थे। समझ में आ रही बात? क्या समझे? सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स ग्राफ में सेम पोजीशन एक्वायर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर तुम ले लो, जैसे ये लिथियम, हम लोग जानते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में कौन है? लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, सॉरी लिथियम है, सोडियम है हमारा। उसके बाद तुम्हारा जितना भी उस ग्रुप के पोटेशियम है, हमारा रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, सब उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कहा, ये जो देखो, ये लिथियम हो गया, ये पीक पे है। यहाँ पे कौन हो गया? सोडियम, ये भी पीक पे, ग्राफ के पीक पे है। ग्राफ के पीक पे कौन मिला इनको? पोटेशियम। यहाँ कौन मिला? रुबिडियम। यहाँ कौन मिला? सीजियम। बात सबको समझ में आ रहा है? तो द पीक ऑफ द ग्राफ जो था उस पे कौन था? तो फर्स्ट ग्रुप मेटल लाई कर रहा था, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये समझना। यहां थोड़ा गौर करो इसमें, जब यहां से हम लोग लौट रहे, यहाँ पे कौन मिला? बेरिलियम। तो ग्राफ में जब हम नीचे जा रहे थे, यहाँ कौन मिला? मैग्नीशियम। फिर नीचे जा रहे हैं, कौन मिला? कैल्शियम। जब यहाँ उतर रहे थे, यहाँ कौन मिला? स्ट्रोंशियम। यहाँ जब उतर रहे हैं तो क्या मिला? बेरियम। समझ आ रहे बात? मतलब ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये किस ग्रुप के हैं? सेकेंड ग्रुप के हैं। समझ आ रहे बात? तो ये भी सेम ग्रुप एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में क्या मिल रहे थे? मतलब ये जो ग्राफ पे सेम पोजीशन मिल रहा था। बात सबको समझ में आ रहा है ना? मतलब ये पहले साइंटिस्ट थे जो ये बताने में कामयाब रहे कि एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सेम पोजीशन पे लाई करेंगे, मतलब उनको सेम पोजीशन पे रख, एक जगह पे साथ में रखा जा सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो इन्होंने क्या क्या जो था उसका कंक्लूजन उनका यही रहा। इन्होंने जो अपना ऑब्जर्वेशन किया उसके अनुसार से इन्होंने बताया कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब अल्कली मेटल, मतलब फर्स्ट ग्रुप मेटल, ये जो है ये कौन है? ये है फर्स्ट ग्रुप मेटल। फर्स्ट ग्रुप मेटल्स जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ऑक्युपाई द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व। बात समझ में? कर्व के पीक पे मिला कौन?
अल्कली, ये हमारे जो मिले ये अल्कली मेटल्स मिले। और ये चेंज कर, कलर चेंज कर दे रहा है समझने के लिए। चलो ठीक है, तो पिक पे हमको कौन मिला? अल्कली मेटल्स मिल गए। तो इसके बाद अगर तुम जाएगा, मतलब ये जो हमारे पास आया, ये हमारा कौन मिला? ये मिला हमारा अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मतलब ये हमारा कौन मिला? फर्स्ट ग्रुप मेटल मिला। ये फर्स्ट ग्रुप मेटल मिला। यही बात अगर तुम करेगा कहां पे? ये पोजीशन में गए तो जो जब हम लोग यहां से मूव कर रहे थे, सेकेंड पार्ट को अगर देखें, ये देखो यहां जो हमको मिला, तो इसमें सेकेंड पॉइंट देखो क्या है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज अल्कली। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ऑक्युपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। समझ में आया? डिसेंडिंग पोजीशन मतलब जब हम लोग यहां से नीचे की तरफ जा रहे थे, तो नीचे जा रहे हैं, हर ग्राफ में जब पीक से नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हमको मिला। अल्कलाइन अर्थ मेटल मिला मतलब सेकेंड ग्रुप मेटल मिला हमको। सेकेंड ग्रुप मेटल्स मिले, सेकेंड ग्रुप मेटल्स मिले, ठीक है। समझ में बात आ रही है? तीसरा इन्होंने इसी में और भी बात है, जैसे मेटलॉइड्स थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, वो बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व पे मिले। मतलब जितने भी ट्रांजिस्टर हो, ये कौन हो गया? सिलिकॉन क्या है? तो मेटलॉइड्स है। आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये सब कहां मिल रहा है? बॉटम। ये मोलिब्डेनम, जिरकोनियम, ये जितना भी तुमको तीन जो भी है, कैडमियम हम आगे देखेंगे। अभी सिंपल बताइए सब, ये बॉटम हो गया इसका। समझ आ रहा है? ये क्या हो गया? इसका बॉटम हो गया। तो बॉटम पे कौन मिला? मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन। समझ में आ रहा है? लोथर मेयर ने क्या किया? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, और उस ग्राफ के प्लॉटिंग पे इन्होंने ऑब्जर्व किया। इनका ऑब्जर्वेशन रहा कि जो ग्राफ का पिक था उस पे फर्स्ट ग्रुप मेटल था, डिसेंडिंग पार्ट में सेकेंड ग्रुप मेटल्स थे, जो बॉटम था उस पे मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स थे। उसके बाद तुम्हारे पास जो है, और देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो हैलोजन, ये जो है ये असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व थे। असेंडिंग पोजीशन का मतलब अगर तुम देखो यहाँ देखो, असेंडिंग पोजीशन में मतलब जो ऊपर वाले पोजीशन पे जाओ, यहाँ कौन है? क्लोरीन। देखो यहाँ कौन है? क्लोरीन। फिर यहाँ जाओ, यहाँ कौन है? ब्रोमीन। फिर यहाँ कौन है? आयोडीन। तो ये कहां हो रहा है? असेंडिंग है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास मिला वो कौन? हैलोजन मिले। हैलोजन कहां मिले? असेंडिंग पार्ट में मिले। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये पहले साइंटिस्ट थे जो टेक्निकली एलिमेंट को अरेंज करने का व्यवस्था किए। समझ में आ रही बात? लेकिन ये थोड़ा सा क्या था? कॉम्प्लिकेटेड था। अब ग्राफ प्लॉट करना, उस पे पोजीशन देना और इंची टेपी से नाप के देना, ये मैथमेटिकल एप्लीकेशंस को करना, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल यूटिलिटी का चीज नहीं था। यही पे लोथर मेयर जो थे वो लैक कर गए। बात समझ में आ रहा है? बट ये पहले साइंटिस्ट रहे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अगला लीड्स जो दिए मेंडलीफ को, अगला जो कॉन्सेप्ट दिया वो कौन दिया? तो जो कॉन्सेप्ट आया मेंडलीफ का, वो पूरा का पूरा ओरिजिन जो था वो इन्हीं का था। देखो तो इन्होंने यही ना बताया कि एटॉमिक मास के बढ़ते रेंज में सेम पोजीशन पे एलिमेंट अरेंज हो रहा है। मतलब इन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज मतलब पेरियोडिसिटी उसका जो हुआ, वो उसका पेरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो कौन रिपीटेशन होगा? वो एटॉमिक मास के बेसिस पे होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मतलब यहां से इनका क्या रहा? तो देखो इन्होंने इनके बात को हम यहां मेंशन किए हैं। देखो यार, पहला, एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइज द सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। फर्स्ट, मतलब इनके पॉइंट्स का क्या हाईलाइट रहा? यही दो चीज। पहला, एलिमेंट हैविंग ऑक्युपाइज सेम पोजीशन ऑन द कर्व, और इसका क्या कंक्लूजन रहा? बेसिक कंक्लूजन अगर देखें तो इनका कंक्लूजन क्या रहा? तो लोथर मेयर कर्व से ये आया
कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो उसी क्रम में उनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो या केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो अरेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? और इसी बात को यूज किया कौन? मेंडलीफ यूज किया था। समझ में आ रहा है बात? तो ये जो है मतलब यही लास्ट में उस पॉइंट को हमने मेंशन किया है कि एंड दिस बिकम्स द बेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का यही बेस रहा। समझ में आ रहा है बात? और तो मेंडलीफ ने क्या बोला वो देखो, ये मेंडलीफ की बात थोड़ी सी हम लोग कर लें। तब ये मेंडलीफ चचा है तुम्हारे, ठीक ना? सनकेगा बाबा टाइप देगा। तो मेंडलीफ अब गौर करके समझेगा। जिस समय मेंडलीफ का कॉन्सेप्ट आया 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। कितने? 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। तो 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो हो चुकी थी। उन्हीं 63 एलिमेंट को मेंडलीफ अरेंज कर रहे थे। उनको बेस मिला हुआ था कि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास हम अरेंज करेंगे। मतलब इनका कॉन्सेप्ट रहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। ये जो है ये इसका पीरियोडिक फंक्शन होगा। मतलब ओवरऑल अगर तुम लेके चलो तो पीरियोडिक फंक्शन होगा। मतलब इन्होंने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो इसका है वो हमेशा क्या होगा, वो उसी का फंक्शन होगा। मतलब पीरियोडिक फंक्शन समझते हो ना? ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब जब हम रिपीट करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ कि जब हम रिपीट करेंगे और सिमिलर एलिमेंट जब सामने आएगा तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। समझ में आ रहा है बात? एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे और जब वो एलिमेंट रिपीट होगा तो एक एलिमेंट के नीचे जो दूसरा एलिमेंट होगा वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में उनकी समानता होगी। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आया बात? एक बार फिर रिपीट कर दें। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? तो जब हम एटॉमिक मास के इनके अनुसार से, मेंडलीफ के अनुसार से, जब हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद जब हम अरेंज करते गए तो सेम पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट आमने सामने पड़ेंगे, मतलब वो एक दूसरे के नीचे पड़ेंगे, उन सारे का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर? इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो इनका कॉन्सेप्ट यही रहा कि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो जो है एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। किसके? एटॉमिक मास का। समझ में आ रहा है? एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये बात सब क्लियर हो गया? इन्होंने क्या किया, मतलब इसके अनुसार से मतलब ये हुआ जो हम अभी समझाए वो नीचे लिखा हुआ है। क्या? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। समझ में आ गया? सिमिलर प्रॉपर्टी उनका रिपीट होना शुरू होगा और इससे हमको फायदा ये मिलेगा कि एक का प्रॉपर्टी हमको पता रहेगा तो उसके साथ उसमें प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं उनके प्रॉपर्टी को बहुत हद तक हमको समझने में आसानी होगी। और ये शुरुआत कहां से हुआ? लोथरमेयर के कर्व से शुरू हुआ, लेकिन उसको ज्यादा तवज्जो नहीं मिला क्योंकि वो अरेंज करके सिस्टमेटिक देने में कैपेबल नहीं रहे। उनका कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो समझना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। समझ में आ रहा? इस कारण से इनके कॉन्सेप्ट को ज्यादा इनके कॉन्सेप्ट ज्यादा हाईलाइटेड हुए और इन कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा मतलब एप्रिसिएशन मिला। ठीक है, चलो। इनके अनुसार से जो हमारा पीरियोडिक टेबल की बात अगर कर लो तो पीरियोडिक टेबल्स जो हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन्होंने कहा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे उनको हम पीरियड्स बोलेंगे और वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। ये जानते हैं? ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया समझो, हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसी को मॉडिफाई किया गया आगे चल के। जो हमारा मोस्ले का कॉन्सेप्ट आया और मोस्ले के कॉन्सेप्ट के 10 बाद उसी को मॉडिफाई किया बोस ने।
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और वहीं से हम आगे बढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है बात? समझो, इनके अनुसार से इन्होंने क्या किया, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक बात दिमाग में रखें कि मेंडलीफ के अनुसार से मेंडलीफ ने पूरे पीरियोडिक टेबल को शुरुआती दौर में 7 पीरियड्स में और 9 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया। किसमें? 7 पीरियड्स में और 9 ग्रुप्स में। शुरुआती दौर में जो एलिमेंट्स थे, समझना 8 ग्रुप ही था। मतलब उस समय मेंडलीफ जिस समय ये ड्रॉ किए थे पीरियोडिक टेबल को, उस समय इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्लियर है बात? किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी? तो इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस कारण से इन्होंने जो 8 ग्रुप दिया था, वो ग्रुप था 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 ग्रुप इन्होंने दिया था। समझ आ रहा बात? ये जो ग्रुप तुमको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ग्रुप्स जो दिया था 8 ग्रुप, ये कौन दिया था? मेंडलीफ दिया था। बाद में डिस्कवरी हुआ जब इनर्ट गैस, तो इसको पहले लाके जोड़ दिया गया और हो गया 0। समझ में आ रहा बात? तो 0 बाद में ऐड किया गया, क्योंकि 1 से शुरू हो चुका था और इनर्ट गैस था, तो इसका उसको क्या किया गया? उसको 0 ग्रुप बोल दिया गया। और तो टोटल ग्रुप्स हमारे पास कितने हो गए? 9 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां तक सबको क्लियर है? सबको बात समझ है? इन्होंने क्या किया था, जब हम लॉन्ग फॉर्म में जाएंगे तो ये इनका भी कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हो जाएगा। इस बात में अगर तुम चलो तो एक बात और है कि इसको 8 को यहां पे अगर देखें तो इसमें अगर जाओ तो किसको? 8th ग्रुप को और 0th ग्रुप को छोड़ दिया जाए। किसको? एक्सेप्ट 0 और 8th ग्रुप 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सभी को 2 अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पीरियोडिक टेबल देखोगे तो लॉन्ग फॉर्म में आज के डेट में अभी अब उसी पे आ रहे हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम जाएंगे तो उसमें देखेगा 18 गो ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। अब उसके ऊपर देखेगा तो लिखा रहेगा 1A 2A, उसके बाद 3B 4B 5B 6B 7B, और उसके बाद फिर आगे आएगा। समझ में आ रहा बात? तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, तो वो जो ए बी लिखा रहता है हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, तो ए और बी क्या है? मेंडलीफ का कॉन्सेप्ट है वो। समझ में आ रहा बात? उसको भी ओल्ड के अनुसार से उनका भी बहुत सारा बात सही था, तो उसको अप्लाई करते हैं। तो हम जब लॉन्ग फॉर्म में जाएंगे तो इसका भी डिस्कशन साथ में करेंगे। समझ में आ रहा बात सबको? चलो, तो ये बात अभी बेसिक्स बातें दिमाग में बैठा लेनी है कि पीरियोडिक टेबल बनाया, ड्रॉ किया कौन? मेंडलीफ। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने का क्रेडिट किसको जाता है? उसमें उसने 63 एलिमेंट को अरेंज करने का प्रयास किया। अब उसको अरेंज करने में उन्होंने क्या किया? तो अरेंज करने के लिए उन्होंने 7 पीरियड्स में पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया, 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स में। ठीक है, 8 ग्रुप यूज किया, ड्रॉ किया उन्होंने। बाद में 1 ग्रुप और 0 ग्रुप उन्होंने ऐड कर लिया। क्लियर है बात? किसको छोड़ के? 0 ग्रुप और 8 ग्रुप को छोड़ के जो 1 से लेकर 7 तक के ग्रुप्स थे, सबके पास 2-2 सब ग्रुप्स थे। ए बी, 1A 1B, 2 में है 2A 2B, 3 में 3A 3B, 4 में 4A 4B, ऐसे अरेंज हुआ। क्लियर है? और 0 ग्रुप इनर्ट गैस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और 8वां ग्रुप जो 8 था, 8 वो 3-3 एलिमेंट का सेट था, उसमें इन्होंने रखा था। उसको इन्होंने क्वाइनेज मेटल बोला था। क्या बोला था? 3-3 एलिमेंट, 3-3 मेटल्स के सेट को में लगा के 8th ग्रुप में इन्होंने रखा था, जो इनका ड्रॉबैक्स था। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? क्वाइनेज मेटल्स को इन्होंने ग्रुप पे डाला था। तो ये बेसिक बातें थी जो हम दिमाग में बैठा लिए कि ऑल द ग्रुप्स एक्सेप्ट 8 and 0 ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स A and B। पहला बात। और उसके बाद ये 0 रिप्रेजेंट किया किसको? इनर्ट गैस को। 8 रिप्रेजेंट किया किसको? तो ये 3-3 एलिमेंट का सेट था उसमें। मतलब 8 में 3-3 एलिमेंट को सेट में रखा गया था।
तीन तीन एलिमेंट को एक साथ रखा गया था। सबको बात समझ में आ रहा? ये बेसिक्स था किसका? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बातें थी। इनका जो मेरिट्स क्या रहा, इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या मेरिट रहा? इसका मेरिट ये रहा कि ये जब अरेंज कर रहे थे तो बहुत सारा एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड नहीं था, लेकिन जब वो एटॉमिक मास के अनुसार जब अरेंज कर रहे थे, जब एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, तो जब हम अरेंज करते जाएंगे तो कोई ऐसा था जो एटॉमिक मास कुछ ना कुछ तो होगा ना बीच में। तो जब एटॉमिक मास मिला इनको, एटॉमिक मास वो रख रहे थे, उनको दिख रहा था कि प्रॉपर्टी का तो एलिमेंट नहीं है मेरे पास, तो इन्होंने क्या किया? भविष्यवाणी कर दिया कि ये जो एलिमेंट है ये कभी ना कभी भविष्य में खोजा जाएगा और ये इसका पोजीशन यही होगा। सबको बात समझ में आ रहा है? तो इनका सबसे बड़ा मेरिट यही था कि एलिमेंट्स जब डिस्कवर किए जा रहे थे तो नए एलिमेंट को डिस्कवर करने का कॉन्सेप्ट खुद ब खुद इजाद होकर आने लगा कि ये एलिमेंट भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ नीचे कुछ एलिमेंट्स को लिखा, कुछ कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ अगर गौर करके देखो, इसमें अगर तुम गौर करके देखते हो, इसमें अगर सोचो तो क्या है इसमें, तो इसमें अगर जाओगे तो हमने अभी जो पूरे बात को एक्सप्लेन किया, जैसे ये इका बोरोन, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन, ये जो एलिमेंट थे बोर्स के कॉन्सेप्ट, ये बोर कर रहे हैं सॉरी, मेंडलीव के कॉन्सेप्ट के समय इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन पीरियोडिक टेबल में उस एटॉमिक मास के एलिमेंट को इन्होंने छोड़ दिया पोजीशन की, ये पोजीशन एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं है, ये बाद में डिस्कवर करके यहाँ पे पुट किया जाएगा, और उसका नाम उन्होंने कर दिया, जैसे बोरोन के नीचे था तो उसको इका बोरोन बोला गया, एल्युमिनियम के नीचे था तो उसको इका एल्युमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे था तो उसको बोला गया इका सिलिकॉन। और बाद में ये सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये सब बाद में डिस्कवर करके पीरियोडिक टेबल में पुट किया गया। तो ये बहुत बड़ा मेरिट हो गया। अभी तक हम अरेंज ही कर रहे थे, यहां अब अरेंजमेंट के कारण से नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी शुरू हुई। बात सबको समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट मिलना शुरू हुआ कि ये एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सबको बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? इनका मेरिट रहा, मेरिट के साथ साथ तो डिमेरिट होता ही है, जैसे तुम लोग में कुछ मेरिटे नहीं है ना, फिर भी झेल रहे हैं ना हम तुम लोगों, ठीक है? सुनेगा तो कभी बोला घोड़वाई, उल्टा भी हो सकता है, गोबर कहीं का, सुनेगा पैसा अरे घोड़वा, तो ऐसा ही तरीके घोड़वा नहीं करते हैं, पैसा देके झेल रहा है, ठीक है? कहता है पैसा दिया है, मजाक है, कै गो आके बैठ जाता, कपूर दे रे गधा, तो तुम आता काहे लगा, तुम तो मने बोलता, मुंह तो नहीं बोला, पैसा दिए हैं तो 2 साल बैठेंगे नहीं, आके हम अपना सीट गरमाएंगे, जगह छेकेंगे, हम पैसा सधाएंगे। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पैसा सधाएंगे नहीं, सदैवे करेंगे। देखिएगा इनका डिफेक्ट क्या रहा, इस कॉन्सेप्ट का क्या डिफेक्ट रहा, थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं। डिफेक्ट ये रहा कि हाइड्रोजन का पोजीशन, पहला डिफेक्ट ये रहा, हाइड्रोजन के पोजीशन में प्रॉब्लम रहा, हाइड्रोजन के पोजीशन को देने में कैपेबल ये नहीं रहे। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी जो था वो अल्कली मेटल्स, और बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है इसका हाइड्रोजन की तरह 17 ग्रुप की तरह है। इसी कारण से हाइड्रोजन के लिए अलग से चैप्टर है, हमको अलग से चैप्टर पढ़ना है, जो हम लिखे थे 11th में। तुम्हारे पास हाइड्रोजन एक अलग से चैप्टर है। क्यों चैप्टर है? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है ये पूरा का पूरा हमको उल्टा पलटी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी इसका मेटल की तरह, बहुत सारा नॉन मेटल की तरह है, तो पोजीशन इसका क्लियरिफाई नहीं हो पाया इनके कॉन्सेप्ट के अनुसार, से ये ड्रॉबैक रहा। आइसोटोप्स को कहां रखा जाएगा, उस समय आइसोटोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो अगला बात है कि हम आइसोटोप्स को कहां रखें पीरियोडिक टेबल में।
उसका कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। तो वो कॉन्सेप्ट बताने में इनका ये जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं था। लेंथेनॉइड ग्रुप, एक्टेनॉइड ग्रुप, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुआ तो उसका क्या पोजीशन होगा, उसको कहां रखेंगे, इसका कोई आइडिया इनके पास नहीं था। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे इनके, जिसको हम लोग इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एटॉमिक मास के अनुसार से एलिमेंट को अरेंज किया जा रहा था। तो बहुत सारा एलिमेंट ऐसा था जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो रहा था, वो पहले आ जा रहा था। कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे मिले, जैसे एग्जांपल के लिए ले, तुम पढ़ा है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 39 है ना, आर्गन का 40, लेकिन आर्गन पोटेशियम के पहले है। अरे अरेंज हुआ ना, तो अरेंज होने पहले पोटेशियम को रखना चाहिए था। क्लियर है कि नहीं? तो ये ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आने शुरू हुए जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था लेकिन वो पहले अरेंज था। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस होना शुरू हुआ, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया एक साइंटिस्ट ने, मोसले ने। किसने? मोसले ने। समझ में आ रहा बात? लास्ट पॉइंट ये बेसिक्स पॉइंट्स का है, जिसको हम फिनिश करके अब टॉपिक पे आएंगे। तो ये लास्ट पॉइंट क्या था? अरेंजमेंट एटॉमिक मास के अनुसार। अभी तक का आइडिया, मेंडलीव तक का आइडिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। यही ना था। एटॉमिक मास के चेंजिंग से के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो एक रेगुलर इंटरवल पे उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होगी, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं हो पाया। एटॉमिक मास के केसेस में फ्लक्चुएशन था। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होता तो ये ग्राफ जो मिलता ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलता। समझ आ रहा बात? इसका भी ग्राफ लीनियर वेरिएबिलिटी के साथ मिलता, और लीनियर वेरिएबिलिटी के साथ मिलता मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न पे उनका ग्राफ मिलता। समझ में आ रहा है सबको? तो एटॉमिक मास का जो फ्लक्चुएशन के कारण से उल्टा आ रहा था, इस बात को सॉर्ट आउट किया किसने? तो इन्होंने मोसले ने इस बात को सॉर्ट आउट किया, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ओरिजिन यहीं से शुरू हुआ। क्लियर है? मोसले किया क्या? तो मोसले, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं फिजिक्स, इसमें आप अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या हुआ था जब नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोले थे। हाँ, ये जो लाइट इस मेटल के ऊपर हम लोग लाइट डाले थे तो यहां से क्या हुआ था? यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकला था। ठीक है? तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे तो जो हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था, ये जो एलिमेंट जो निकल रहा था वहां से कौन? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, उस हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को जब मेटल के सरफेस पे जब ये पुट किए, मतलब मेटल का सरफेस लिए और उस पे हाई इंटेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को ले जाकर स्ट्राइक कर किए। When high moving electrons are bombarded on the metal surface, मेटल सरफेस से एक्सरेज इमिट हुआ। क्या इमिट हुआ? समझ में आ रहा बात? तो ये और जो एक्सरेज इमिट हुआ, इन्होंने ऑब्जर्व किया, जो एक्सरेज इमिट हुआ उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी न्यूक्लियर चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ रहा बात? मतलब जब इन्होंने न्यूक्लियर चार्ज का मतलब, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण से। और प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। समझ आ रहा बात? इन्होंने कहा कि इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन आया, देखो, मोस्टली प्रूव दैट ए स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड when high velocity electrons are falls on the metal is proportional to the nuclear charge of the atom। अभी जो हमने बोला, इन्होंने क्या किया एक्चुअली में, तो इन्होंने क्या फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किए तो इनको लीनियर वेरिएबिलिटी मिला। समझ में आ रहा बात? इसका मतलब इन्होंने ये कंक्लूड किया, ये अलग अलग एलिमेंट के लिए जब ये देख रहे थे
तो ये ग्राफ, ये लीनियर वेरिएबिलिटी, ये इंडिकेट कर रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब हम अरेंज करेंगे तो यहां जो जो बढ़ेगा प्रॉपर्टी वो यूनिफॉर्म बढ़ेगा। समझ आ रहे बात? एटॉमिक मास वाला में क्या हुआ था, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा कष्टकारक हो जाएगा, मतलब वहां डेविएशन हो सकता है। लेकिन इनका ये कॉन्सेप्ट ये क्लियरिफाई कर दिया कि ये जो वेरिएबिलिटी होगी लीनियर वेरिएबिलिटी, ये लीनियर वेरिएबिलिटी हमारा जो होगा वो स्ट्रेट होगा। इस कारण से जब हम पीरियोडिक फंक्शन के रूप में एटॉमिक नंबर को लेंगे तो वहां फ्लक्चुएशन का चांस कम हो जाएगा और जो अरेंजमेंट होगा वो क्लियर अरेंजमेंट होगा और रिपीटेशन होगा तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम पोजीशन पे लाई करना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इनका सबसे बड़ा कंक्लूजन यही रहा, जो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया और इन्होंने जो बताया वो यही रहा कि कोई बोले कि मोसले का क्या कॉन्सेप्ट रहा, तो क्या बोलेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। समझ आया? इसका मतलब है कि अब जो पीरियोडिक टेबल हमको मिलेगा उसमें एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज करते हैं। समझ में आया बात? यार पीरियोडिक टेबल तुमने देखता है ना, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक नंबर से करते हैं ना। तो वाई एटॉमिक नंबर में क्यों अरेंज, कोई पूछ दे कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अनुसार क्यों अरेंज करते हैं, तो क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे मोसले हमको बताया है कि जो फ्रीक्वेंसी, मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू जब उन्होंने देखा जो एक्सरे, जब मेटल, अलग अलग मेटल्स लिया उन्होंने और उस मेटल के सरफेस पे उन्होंने बम्बार्डिंग किया हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स के, तो वहां से एक्सरेज निकला। जो एक्सरेज निकले उनकी फ्रीक्वेंसी का जब वो रिलेशनशिप ले रहे थे तो स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा निकलेगा। इसका मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी एक्सरेज का चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है एक्सरेज जो है, एक्सरेज का फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल है ना प्रॉपर्टी हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास को चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, लिनियरली चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंजिंग किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे लिनियरली बेस्ड हो रहा है, वहां फ्लक्चुएशन का चांस नहीं है। तो ज्यादा बेटर होगा कि हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। समझ में आगे बात? तो यहां से कंक्लूजन हमारे पास यही आया क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, इनका ये कंक्लूजन रहा जो हमने लिखा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार से the properties of the element are the periodic function of their atomic number। बात समझ में आया? और यही से हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बचाओ, क्या हुआ लेड़ा, कुछ गंदे उगला होगा तू, एक्सपेक्ट तो उससे हम यही कर सकते हैं। देखो ये जो है क्या बता रहे थे, हाँ, तो अब जो पीरियोडिक टेबल हमको मिलेगा उसमें एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज किया जाएगा। मतलब मोसले ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज किया। बात समझ में आया? इसको और मॉडिफाई किया गया किसके द्वारा, बोर्स के द्वारा। और बोर्स ने बोल दिया कि एटॉमिक नंबर के साथ साथ एलिमेंट का जो अरेंजमेंट होगा उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार होगा। बात सबको समझ में आ रहा है? तो यहां से हमारा शुरू होता है कौन, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो चलो अब हेडिंग डाल देंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज के डेट में हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसमें इसको दिया कौन था, इसको दिया था
मोसले ने दिया और बाद में इसको मॉडिफाई किया है बोर ने। क्लियर है? तो मॉडर्न मतलब मोसले के अनुसार से मोसले ने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज किया और फाइनली उसको मॉडिफाई किया किसने? बोर्स ने। मतलब जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो उसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यहीं से मेंशन कर लिखोगे, दिस periodic table was given by Mosley and modified by Neil Bohr। So modern form of periodic table is based on electronic configuration of the elements इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड होके इस पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया किसने? मोसले और बोर्स ने मिलके, मतलब बाद में मॉडिफिकेशन बोर्स ने किया। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट के अनुसार से पूरे पीरियोडिक टेबल को 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब कैटेगरी। मतलब 3 सब कैटेगरी के फॉर्म में हम पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते नजर में आएंगे। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो इस बात को मेंशन कर लेंगे। This long form of periodic table is classified into 3 subcategories. 3 subcategories. Blocks, periods and groups। पूरे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को 3 सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। ब्लॉक्स, दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब कैटेगरीज। ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हमारा है वो 3 सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ब्लॉक्स में, मतलब हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 3 चीज मिलेगा, ब्लॉक्स, पीरियड्स और ग्रुप्स। मतलब 3 चीज हो गया। कौन कौन? ब्लॉक्स, पीरियड्स और ग्रुप्स। ये बात सबको समझ में आ रहा है? होल पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है 3 सब कैटेगरी में, ब्लॉक में, पीरियड्स में और ग्रुप में। और ये पूरा का पूरा जो है वो बेस्ड है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होकर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखो, तो ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसको हमने डिवाइड किया 3 कैटेगरी में, ब्लॉक्स, पीरियड्स और ग्रुप्स। ठीक है, अब चलो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्सप्लेनेशन जब यहां पे यूज किया गया, इसमें हमारे पास जो है अगला बात है
अपन प्रजाति ढूंढिए लेते हो तुम नहीं, अभी ऐसे तो नहीं कि इंट्यूशन आता है नहीं, जैसे ही वो बोलता है तो उसका वाइब्रेशन कैच हो जाता है तुम लोग को। ये भविष्य मेरा यही है, कहाँ यहाँ बैठ के अपना दिन काट रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? लेड़ा कहीं गंदा गंदा सोचते रहता है सब, देखेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास था एनर्जी फ्लो डायग्राम, याद होगा हम लोग के पास था एनर्जी फ्लो डायग्राम। थोड़ा सा एक ये यूज कर ले, बता दे थोड़ा सा, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दे। एनर्जी फ्लो डायग्राम याद होगा, जब हम ऑप्पो प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो एक एनर्जी फ्लो डायग्राम बनाए थे हम लोग। इस एनर्जी फ्लो डायग्राम में हमारे पास क्या था, 1s 2s 2p। हमने बोला था फर्स्ट में केवल 1s था, सेकंड में 2s और 2p था, ये 3s 3p 3d था, 4s, ये हमारे पास 5s 5p 5d 5f, 6s 6p। बस याद यही रखना, ये दिमाग में रखेगा। अभी रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, जो लाइन हमने बोला है उसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। केवल ये याद रखोगे, अगर ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से फीड हो रहा है, पूरा पीरियोडिक टेबल इसी में बेस्ड है, अलग से कुछ नहीं है। पीरियोडिक टेबल को तुम आसानी से समझ पाओगे, बस तुमको सिंपली इसको दिमाग में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर हम देखें, ये क्या हो गया, ये नहीं चलेगा, ऐ चुप दादा साहब, ऐसे हो गया। अच्छा ये है घोड़वा, तेरा रुकना है, चुप, ये नहीं चलेगा, हमको बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। बहुत मजा आता है जब खोजते रहते कहने सर गड़वाए तो हम लोग थोड़ा हंसे हैं, ऐसे तो हमारे ऊपर हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं। देख ये जो ग्रुप्स हमारे जो एलिमेंट्स हैं, इसमें देखो ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम हम लोग याद होगा, हम लोग प्रीवियसली ड्रॉ किए हुए हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, अभी भी हम लोग जस्ट यूज करेंगे। एक बार क्विकली केवल हम रिकॉल कर दिए हैं, क्योंकि इसको यहां से उठा के ही आगे हम अप्लाई करेंगे। सब कॉन्सेप्ट में इसको अप्लाई करने वाले हैं। अभी पीरियोडिक टेबल में कहीं भी कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो कहीं ना कहीं इससे घूमते फिरते हम यूज करेंगे। देखो ये एनर्जी फ्लो डायग्राम है हमारा, हम लोग जानते हैं। एनर्जी फ्लो डायग्राम से अगर तुम चलो तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्डर एनर्जी लेवल ऑर्डर जो है, ये एनर्जी लेवल ऑर्डर है जिसके अनुसार से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हम लोग किए थे। सबसे कम एनर्जी किसका था, 1s का, तो पहले 1s भरा, उसके बाद 2p भरने के बाद 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4p, लाइकवाइज ये 3d के 4s, ये है 5s के बाद 4d है, वो ये हो गया हमारा क्या 4d, ये हमारा क्या हो गया 4d। और लाइकवाइज ये एनर्जी फ्लो डायग्राम है जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। हम लोग ये भी बोले थे, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है, इसमें एक बात हम लोग बोले थे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम बताए हुए हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो जहां जहां एस मिलेगा वहां 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां जहां हमको पी मिलेगा वहां 6 इलेक्ट्रॉन भरते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां जहां डी मिलेगा वहां 10 इलेक्ट्रॉन भरते हुए आगे बढ़ेंगे, और जहां जहां एफ मिलेगा वहां हम 14 इलेक्ट्रॉन भरते हुए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो डायग्राम क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इसी बेसिस पे करते आए हैं, और ये एनर्जी फ्लो डायग्राम है, इसी पे हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस्ड होकर अपने पूरे पीरियोडिक टेबल को समझने वाले हैं। क्लियर है बात सबको, ये क्लियर है। अब आया, हमने कहा जो लोग उतारना चाहते, जो लोग नए हैं वो कम से कम इतना बात को जरूर उतार लेंगे, उनको जरूरत पड़ेगा।
हमने जैसा कि कहा, क्योंकि इसका जरूरत इस चैप्टर में हर जगह अभी हमको पढ़ने वाला है, इसलिए ये एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। ये पता है पीरियोडिक टेबल आसानी से हम समझने वाले हैं, इसी पे बेस्ड है पूरा पीरियोडिक टेबल, इसलिए इसको ड्रॉ करके लिख लोगे तो बेटर रहेगा। जैसा कि हम लोग पहले उतार लो, इसको उतार लो, 2 मिनट का समय दे देते हैं, उतार लो। जो स्लाइड हम पढ़ाए हैं अभी, जो बताए हैं, वो भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स है, वहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो स्लाइड तभी क्लास खत्म होगा, तुम्हारे बैच वाले में पीरियोडिक टेबल के नाम से वो लेक्चर वहां पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां से उसको जाके नोट डाउन कर लोगे, नोट्स में जस्ट इसके पहले उसको जरूर ऐड कर लोगे, क्लियर है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के पहले वो ऐड हो जाना चाहिए। अगले क्लास में सबका कॉपी चेक करेंगे हम, और नहीं अगर लिख के आएगा तो 10 मिनट क्लास में खड़ा रहेगा लेड़ा, बता दे रहे हैं। कॉपी में ये लिखा होना चाहिए, जाके उसको नोट डाउन कर लेना, जो बताए हैं वो सारा लिख लेगा सब। अगले क्लास में सबका कॉपी चेक करेंगे और पूछेंगे भी। हाँ, वो उतना एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल पढ़ाए हैं तो पूछेंगे ना जी, खून अपना भी तो चाहिए है। देखो इसको डेडिकेशन कहते हैं, क्या करेगा तुम लोग जिंदगी में, देखिएगा। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहां तक? चलो, हमने कहा, हमने नहीं कहा, बोर्स ने कहा कि पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग 3 सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ब्लॉक्स, ग्रुप और पीरियड्स। ब्लॉक का मतलब था, ब्लॉक का मतलब क्या हुआ थोड़ा समझो। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एलिमेंट्स का, सुनना सब, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का लिखेंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा, गौर से सुनना सब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब एलिमेंट का लिखा जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा उसको हम उसका ब्लॉक बोलेंगे। समझ में आ रहा बात? अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर किया तो हम कहेंगे कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। समझ में आ रहा बात? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर किया तो हम कहेंगे कि वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर किया तो हम कहेंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में इंटर किया तो हम कहेंगे कि वो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। समझ में आ रहा बात? तो चलो, इस बात का एक्सप्लेनेशन हम लोग ले रहे हैं, लिख दोगे ब्लॉक, एक बार को उसको हम एक्सप्लेन कर दे, लिख लोगे ब्लॉक। last electron enters into the subcell during writing electronic configuration, during writing
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, of an element gives its block, gives its block. There are four blocks, there are four blocks in periodic table, that is four blocks in periodic table, that is if last electron enters in S subcell called S block elements, आवाज नहीं करो, last electron enters in S subcell called S block element. If last electron enters in P subcell called P block element. If last electron enters in D subcell called D block element. And if last electron enters in F subcell called F block element. F block element. लास्ट इलेक्ट्रॉन S में इंटर किया तो S ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में इंटर किया तो P ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन D में इंटर किया तो D ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन F में इंटर किया तो F ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो अपने पास चार ब्लॉक, ये बात समझ में आया ना सबको? देखो ये देखो तो यहाँ एक मिनट चेक करो, ये क्या है? केवल S P D और F, यही ना चार ऑप्शन है। या तो S में इलेक्ट्रॉन जाए, चाहे P में जाए, चाहे D में जाए, चाहे F में जाए, तो चार ही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन जाने का, और चार ऑप्शन है तो उसके अनुसार से हमारे ब्लॉक्स चार हो गए। अगर S में इंटर किया तो S ब्लॉक, P में इंटर किया तो P ब्लॉक, D में इंटर किया तो D ब्लॉक, और F में इंटर किया तो F ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये बात सबको समझ, केवल इसका एग्जांपल बता देते हैं। ये इसका एग्जांपल पहले बता, देख लो इसका एग्जांपल देख लो। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा सोडियम को ही ले लो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो 11 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले किसमें भरोगे? 1s, तब उसके बाद 3s, सही ना? 1s2, s में जहां जहां s मिलेगा वहां 2 भरना है, जहां जहां p मिलेगा वहां, तो यहाँ 2 s मिला तो 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 6, 2 2 4 6 10 और 11 भरना है, एक ही ना होता है 3s1, यही ना भरेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 और ये हो गया 3s1, ये ना हुआ 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारे पास 3s1। क्लियर है? 1s2 2s2 2p6 3s1, सबको क्लियर है? अब सोचो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आया इसमें, तो चेक करो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया, चेक करो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया है S में, है ना? इंटर किया है
तो सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द एस सबसेल हेंस सोडियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट। सोडियम हमारा क्या है? ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। सबको बात समझ में आ रहा है? यही बात अगर तुम लेके चलो यहाँ पे, अगर क्लोरीन की बात कर लो, क्लोरीन 17, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और इधर क्या हो गया 3p, ये हो गया 10 2 12 17 है, तो 12 और 5 17। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया है? चेक कर दो, p में इंटर किया है। कहाँ इंटर किया है? p में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया है किसमें? p में। इस कारण से हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा हो गया, ये p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। समझ में आ रहा बात? यही बात अगर हम कहेंगे, एक और एग्जांपल ले लो। अगर ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा, तीसरा एग्जांपल हम दे दे। जैसे ये देख लो, हमारे पास कौन हो गया? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। तो आयरन का जब तुम देखोगे कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 18 2 20 और 26 है, तो यहाँ हो गया 3d6। जो हमारा ऑर्डर है, जो हमने ऑर्डर लिख रखा है यहाँ, ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। 10 भर सकता है लेकिन 26 को है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। समझ में आया बात? तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गया ये। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर तुम यहाँ ऑब्जर्व करेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया? डी में इंटर किया है। इस कारण से ये हमारा कौन होगा? ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये इतना बात सबको समझ में है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर कर रहा है, इसका सोडियम एस ब्लॉक है, क्लोरीन पी ब्लॉक है और आयरन जो है वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो पहला बात हम ये समझ गए ना, ब्लॉक समझ में आ गया। अपने पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे क्या है? 4 ब्लॉक्स होंगे, एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पूरे पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक के अनुसार से हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, एस पी डी और एफ, और उन्हीं ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमको अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ना है। सबको बात समझ में आ रहा है? यहां तक सबको क्लियर है? चलो, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे।